हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो बीए थर्ड ईयर में आपका सब्जेक्ट है एजुकेशन का, न्यू ट्रेंड्स एंड इनोवेशन इन एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये बच्चों इसका कोड है A360। तो ये मैं आपसे A फॉर आर्ट साइड, B फॉर BSc यानी कि साइंस और C फॉर कॉमर्स, ठीक है। तो A फॉर आपका आर्ट साइड 360 आपका कोड नंबर है। तो मैं इसका 2018 का क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। 2019 और 2020 का क्वेश्चन पेपर मैंने लास्ट ईयर डिस्कस कर दिया था। वो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है न्यू ट्रेंड्स एंड इनोवेशन इन एजुकेशन मैनेजमेंट के नाम से। तो आप बच्चे अगर फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके आप वहां पर हिंदी आपका दोनों पेपर, इकोनॉमिक्स जो कि अब नया है, पुराने वाले मत स्टडी करिएगा, अब नया आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड और आपका इंडियन इकोनॉमी, वो नए पेपर्स आपके आए हैं, वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तो ये आप पेपर्स मेरी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। 2021 का क्वेश्चन पेपर मैंने भी डिस्कस नहीं किया है, वो बुकलेट मेरे पास आ चुकी है, तो मैं डिस्कस करूंगा, उसे मैंने सॉल्व भी कर लिया है, तो बहुत जल्दी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। पीडीएफ चाहें तो 2016 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चन पेपर मेरे पास में है। आप 60 रुपए दे करके आप ये 600 क्वेश्चन मुझसे ले सकते हैं। और जो आपका दूसरा पेपर है आपका इवैल्यूएशन वाला, ठीक है, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन एजुकेशन, तो उसके भी 600 क्वेश्चन मेरे पास में है, तो वो भी आप 60 रुपए दे करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे से कर सकते हैं। सिर्फ मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा बिल्कुल भी, तो आप जो है आपको पीडीएफ इसकी भेज दी जाएगी। चलिए डिस्कस करते हैं। मैंने स्टूडेंट्स आंसर टिक लगा दिए क्योंकि पीडीएफ में बच्चों को प्रॉब्लम होती है जब बच्चे परचेज करते हैं, तो इसलिए आंसर टिक लगा दिए ताकि 20-25 मिनट की वीडियो में आपका पूरा क्वेश्चन पेपर ये रिवाइज हो जाए और आपको पता लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। शैक्षिक रेडियो और टेलीविजन है, तो ये देखिए एक अमुद्रित माध्यम होता है, यानी कि नॉन प्रिंट मीडिया होता है। शैक्षिक टेलीविजन और रेडियो को कहा जाता है, तो इसको कठोर उपागम कहा जाता है, जो कि हार्डवेयर अप्रोच होती है। शैक्षिक टेलीविजन का प्रयोग होता है, तो जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है, दूरस्थ शिक्षा में इसका प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर शिक्षा का अर्थ है, देखिए कंप्यूटर शिक्षा में हम हार्डवेयर के बारे में भी पता करते हैं और सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम पढ़ते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। शैक्षिक कंप्यूटर की मुख्य सेवा है, तो देखिए ईमेल, इंटरनेट और ई कॉम, हम सभी कुछ पढ़ते हैं शैक्षिक कंप्यूटर के बारे में, तो डी करेक्ट है उपयुक्त सभी में। इनमें से कौन कंप्यूटर की अदा युक्ति नहीं, यानी जो इनपुट डिवाइस है ना, तो इनपुट डिवाइस प्रिंटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं होती, ध्यान रखेंगे। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाता है, तो संपर्क कार्य में भी किया जाता है, निर्देशन और परामर्श में भी किया जाता है, और छात्रों के अनुवर्ग शिक्षण में भी किया जाता है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि उपयुक्त सभी में किया जाता है। साइट, SITE का पूरा नाम क्या है ना, पूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइट का पूरा नाम होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन टेली कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित नहीं है? पुस्तक, कंप्यूटर सहाय अधिगम को जाना जाता है, तो उसे व्यक्तिकृत जो अधिगम होता है, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, तो कहा जाता है। भारत में शैक्षिक टेलीविजन कब प्रारंभ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1959 में, 1959 में शैक्षिक टेलीविजन जो था वो स्टार्ट हुआ था। मल्टीमीडिया उपागम का प्रयोग किया जाता है, देखिए इसका प्रयोग भी जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन में, दूरस्थ शिक्षा में किया जाता है। इनसेट का पूर्ण रूप है, अक्सर आप ये वर्ड सुनते होंगे, तो इसका पूर्ण रूप है इंडियन नेशनल
सैटेलाइट, ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। मूक ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन पेपर भी दे सकते हैं और एक आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उसकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में वैल्यू होती है, ठीक है। आप जो भी कोई कोर्स यहां से करते हैं, मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। प्रथम वेब ब्राउजर है तो हम सब जानते हैं www और इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर वायरस है तो कंप्यूटर वायरस जो होता है वो एक बैक्टीरिया होता है। दूरस्थ शिक्षा के लिए प्रथम एडुसेट प्रक्षेपित किया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए ये 20 सितंबर 2004 को किया गया था। 2004 लगभग सभी लोगों को याद रहता है जो इसकी प्रिपरेशन करते हैं, बट डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर कि 20 सितंबर 2004। www दर्शाता है, मैंने पूरा नाम अभी आपको बताया, वर्ल्ड वाइड वेब। सूचना एवं संचार तकनीकी में शामिल है। तो देखिए ऑनलाइन अधिगम, एडुसेट के प्रयोग द्वारा अधिगम और वेब आधारित अधिगम, ये सभी है ना, तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेट एवं इंट्रानेट में प्रमुख भेद है, मतलब जो डिफरेंस होता है इंटरनेट और इंटरनेट में वो किसका होता है, वो प्लेस का होता है, स्थान का होता है। संप्रेषण की प्रकृति है तो देखिए संप्रेषण एक द्विमार्गीय प्रक्रिया भी होती है और एक गत्यात्मक प्रक्रिया भी होती है और एक मनोसामाजिक प्रक्रिया भी होती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा एकलव्य का उद्देश्य है? देखिए एकलव्य जो है एक्चुअली इग्नू ने स्थापित किया गया एक चैनल का नाम है एकलव्य, तो ध्यान रखेंगे। तो इसका जो उद्देश्य है वो है शैक्षिक प्रकाशन एवं शोध। एनटीए नेट में इसके बारे में कई बार क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक प्रकाशन एवं शोध। महिला समाख्या योजना का आरंभ कौन से वर्ष में हुआ? तो सन 1988 में हुआ। महिला समाख्या कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? तो सामाजिक और आर्थिक रूप से दुर्बल महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण। वर्तमान में कितने प्रदेशों में महिला समाख्या योजना लागू है? तो केवल 11 प्रदेशों में ही इस समय लागू है। प्रथम क्या है? प्रथम जो है एक गैर सरकारी संगठन है, देखिए जिसे हम कहते हैं एनजीओ, है ना, इंग्लिश में कहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, तो प्रथम है, ध्यान रखेंगे। ई जर्नल्स किस रूप में जाने जाते हैं? तो वो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स के रूप में जाने जाते हैं, पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स। ई लर्निंग में सम्मिलित है तो ई लर्निंग में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट और वेबसाइट सामग्री, ये तीनों ही सम्मिलित है, तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। शिक्षा में ई कंटेंट तैयार किया जाता है। जब से देखिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है तो आपको ये वर्ड काफी सुनने में आया होगा, ई कंटेंट तैयार कीजिए। तो ई कंटेंट है वो यूजीसी भी तैयार करती है, विश्वविद्यालय भी तैयार करते हैं और महाविद्यालय जो कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो भी तैयार करते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। ई लर्निंग से क्या आशय है? ई लर्निंग जो है वो एक्चुअली पूरा नाम है इसका इलेक्ट्रॉनिक अधिगम या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। कभी कभी बच्चे आप इंग्लिश में देख लिया कीजिएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है। यूनिसेफ जो है संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, तो ये कब स्थापना हुई थी इसकी? तो 11 दिसंबर 1946 में, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 में। यूनिसेफ के प्रथम चेयरमैन और संस्थापक कौन थे? तो वो थे लुडविग रैचमैन, लुडविग रैचमैन। यूनिसेफ की रचना किसने की थी? तो वो करी थी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क सिटी में, ध्यान रखना। जवाहर नवोदय विद्यालयों का विचार
किसके द्वारा आया? तो ये राजीव गांधी जी के द्वारा आया, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पूरे भारत में मौजूद हैं सिवाय तमिलनाडु के। देखिए, तमिलनाडु में नहीं है जवाहर नवोदय विद्यालय, बाकी पूरे भारत में है। नवोदय विद्यालय समिति के चेयरमैन कौन होते हैं? तो जो मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं, एचआरडी मिनिस्टर, वो होते हैं। नवोदय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना है। तो किसको? जो ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों को, जो गांव के जो ग्रामीण प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स होते हैं, उनको शिक्षा देना है। नवोदय विद्यालय विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था जो है वो की गई है या करेंगे? तो देखिए, शुल्क की भी, पुस्तक की भी और भोजन की भी, इन तीनों की व्यवस्था करेंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। नवोदय विद्यालयों में कक्षाएं होती हैं तो 6 से 12 तक की, यानी कि क्लास 6 से क्लास 12 तक की। नवोदय विद्यालय किस बोर्ड से संबंधित है? तो ये सीबीएसई बोर्ड से संबंधित होते हैं। निम्न में से कौन सी नवोदय विद्यालयों की विशेषता है? देखिए, ये आवासीय भी होते हैं, ये विशेष रूप से ग्रामीण बालकों के लिए स्थापित किए गए हैं और एक जिले में एक विद्यालय होता है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है ना, उपयुक्त सभी, तीनों ही विशेषताएं होती हैं। शिक्षा को समवर्ती सूची में किस इस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? तो 42वें के द्वारा। ठीक है, शिक्षा की समवर्ती सूची में कब लाया गया? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? 1976 में। 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? 45वें में। एनसीईआरटी का प्रमुख कार्य राज्य शिक्षा विभागों के प्रसार कार्य में सुधार को केंद्रीकृत करने से है, तो वो है विद्यालय शिक्षा के। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। तो पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में थोड़ा सा ट्रेनिंग वर्ड जो है मिसिंग है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी, पीजीटी, एनटीए, नेट में, बीएड एंट्रेंस में भी आता है। 1961 में हुई थी एनसीईआरटी की स्थापना। एनसीईआरटी कहां पर स्थित है, यानी कि जो इसका हेड ऑफिस है वो कहां पर है? तो वो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1988 में। प्रौढ़ साक्षरता कक्षाओं के असफल और अप्रभावी होने के मुख्य कारण हैं। तो इसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षकों को प्रौढ़ मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, यदि हमें साक्षरता को उपयोगी बनाना है तो कार्यवाहक होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो ये था कोठारी आयोग का। निरक्षरता उन्मूलन के हित में कौन से कार्यक्रम प्रभावकारी हो सकते हैं? तो नुक्कड़ नाटक, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और गांव में साक्षरता शिविर लगाना, ये सभी हो सकते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। सत्य तो यह है कि राजनीतिक जीवन में जनता तब तक सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकती जब तक कि उसमें निरक्षरता विद्यमान है। यह कथन किसका है? यह डॉक्टर एस.एन. सहाय का। संविधान की धारा 45 का संबंध है, तो यह है अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौम शिक्षा से। ठीक है, अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौम शिक्षा से। शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया? तो इसको सन 1976 में रखा गया। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो बी ऑप्शन ही गलत हमें बताना है इसमें। तो बी ऑप्शन जो है इसमें है कि आपका निरक्षर व्यक्ति की साक्षरता में रेडियो और
टीवी की कोई भूमिका नहीं होती। निरक्षर शब्द आपको दिया है, यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं होता। निरक्षर व्यक्ति की साक्षरता में रेडियो और टीवी की कोई भूमिका नहीं होती। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें भी हमें गलत सेंटेंस बताना है कि कौन सा है। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान सन 1968 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ा था, तो इसको 1988 में प्रारंभ किया गया था। तो ये वाला जो कथन है ये गलत है। ठीक है, शिशुओं की देखभाल और शिक्षा इस आयु वर्ग के लिए है, तो 0 से 6 वर्ष के लिए। सर्व शिक्षा अभियान, जिसे हम शॉर्ट में SSA कहते हैं, तो इसका प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ सन 2000 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A सम्मिलित कर 6 से 14 उम्र के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना? तो वो था 86वां संशोधन, और सन 2002 में हुआ था। 86वां संशोधन सन 2002 में कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार 2009 का आधार है? तो वो है अनुच्छेद 45। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुरूप सही का चयन कीजिए। तो ये तीनों ही क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो बच्चे को भय, आघात एवं चिंता से मुक्त करे, जो बाल केंद्रित हो और अधिगम क्रियाओं का अवसर दे, और जहां तक संभव हो अनुदेशन का माध्यम मातृभाषा हो। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है कि उपयुक्त सभी। मॉडल नियमों के अनुसार एक उच्च प्राथमिक विद्यालय को आवास से कितने किलोमीटर के अंतर पर स्थित होना चाहिए? 3 किलोमीटर के अंतर पर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में प्रभावी हुआ, तो वो हुआ 1 मई 2010 से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम किसके सुधार के लिए लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम प्राथमिक जो शिक्षा होती है उसके सुधार के लिए लागू हुआ। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो वो है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत VEC का अर्थ क्या है? तो यानी पूरा नाम आपसे ये पूछ रहा है। तो VEC का जो पूरा नाम है तो वो है विलेज एजुकेशन कमेटी। ठीक है, विलेज एजुकेशन कमेटी। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ है उपलब्ध कराना। किसके लिए? जो 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DEEP, जिसका पूरा नाम है इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो बच्चे आप इंग्लिश में जरूर देख लिया कीजिए, इंग्लिश में जरूर टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाती है थोड़ा अच्छे से। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, तो वो कब इस प्रारंभ हुआ था? वो हुआ था 1994 में। हमारी संसद द्वारा पास शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन, RTE जिसे शॉर्ट में कहते हैं, राइट टू एजुकेशन अधिनियम हमारे संविधान के किस अनुच्छेद का विस्तार है? तो वो है 45 का। शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? तो जो शिक्षा जो है एक्चुअली वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? सन 1987 में। जन शिक्षण नियम किस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित किए गए? तो वो थे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। प्रौढ़ के अंतर्गत कौन सा आयु वर्ग आता है? तो जो 15 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक के जो लोग होते हैं वो प्रौढ़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जीवन कौशलों के मूल्य हैं, तो इसमें तीनों ऑप्शन जो है वो सही है कि अपने अधिकारों एवं जिम्मेवारियों के प्रति जागरूक,
दूसरों की भलाई के बारे में चिंतित और संसार पर अपना प्रभाव बनाने में सक्षम। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी संतुलित जिज्ञासा किसी दूसरे मानव को गहराई से समझने की ओर अग्रगामी है? तो वो होती है समानुभूति। किसके अनुसार? जीवन कौशल योग्यताएं हैं अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए जो किसी व्यक्ति को समर्थ बनाती हैं, प्रतिदिन के जीवन में आने वाली मांग एवं चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए। तो ये कहा WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। निम्नांकित में से कौन सा तनाव का लक्षण है? ठीक है ना, जब आदमी को स्ट्रेस महसूस होती है तो वो है आपकी घबराहट। निम्नांकित में से कौन से सकारात्मक सम्मान के लक्षण हैं? तो वह आत्मविश्वास। कार्य एवं जीवन में उत्तरदायित्वों और चुनौतियों के लिए व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं के प्रबंधन की क्षमता को कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्व प्रबंधन। सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित है। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा ये दोनों ही सम्मिलित होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। क्या सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राप्त हो गया है? नहीं। तो बिल्कुल इसका आंसर है आपका नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे एक्चुअली आगे के जो क्वेश्चन है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में है, क्योंकि जो है थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो आगे के जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें मैं जब आपसे अगली वीडियो में 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा तो तभी मैं ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप आगे क्वेश्चन पढ़ने के लिए मेरा 2017 का क्वेश्चन पेपर देखें। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।